हमारी दाल की कटोरी में जो अरहर होती है ना, जिसे तुअर भी कहते हैं, वो बस एक दाल नहीं है। आज हम इसकी खेती के पूरे सफर को समझने वाले हैं। मतलब बीज बोने की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक एक एक कदम को बारीकी से जानेंगे। तो ये है वो पौधा अरहर का। देखने में तो बस एक फसल है, लेकिन असल में ये पोषण का एक पावर हाउस है। पता है, इसका इतिहास 3,500 साल से भी ज्यादा पुराना है। और हाँ, ये प्रोटीन का इतना जबरदस्त सोर्स है कि कई शाकाहारी डाइट की तो ये रीढ़ की हड्डी है। चलिए सबसे पहले इसकी साइंटिफिक पहचान जान लेते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है खेजेनस खेजान। ये लेग्यूमिनोसी यानी फलीदार परिवार का मेंबर है, जिसका सीधा मतलब है कि ये अपनी जड़ों में नाइट्रोजन जमा कर सकता है। और ये छोटी सी जानकारी हमें इसकी ज़रूरतों को बेहतर समझने में बहुत मदद करती है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 22.3%। ये क्या है? ये है अरहर में मौजूद प्रोटीन की औसत मात्रा। और यही हाई प्रोटीन कंटेंट इसे दक्षिण एशिया में करोड़ों लोगों के लिए पोषण सुरक्षा का एक बहुत बड़ा स्तंभ बनाता है। तो इस पूरे सफर में हम कहां-कहां जाएंगे? पहले देखेंगे कि भारत में अरहर कहां-कहां उगती है, फिर खेत की तैयारी, उसके बाद पोषण और कीट प्रबंधन, और आखिर में कटाई से लेकर भंडारण तक की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत के कृषि नक्शे पर अरहर कहाँ खड़ी है। कौन से राज्य हैं जो इस जरूरी दाल के उत्पादन में सबसे आगे हैं? जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, अरहर की खेती ना कुछ खास राज्यों में ही सिमटी हुई है। महाराष्ट्र 28% हिस्से के साथ टॉप पर है और उसके ठीक पीछे कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन राज्यों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आमदनी सीधे सीधे अरहर की फसल पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। कहते हैं ना, किसी भी सफल फसल की कहानी एक अच्छी शुरुआत से होती है। तो अब हम दूसरे खंड में यही देखेंगे कि अरहर के लिए जमीन और बीज कैसे तैयार किए जाते हैं, जो कि अच्छी पैदावार की नींव रखते हैं। मिट्टी की तैयारी एक पूरी साइंस है। सबसे पहले खेत को खरपतवार से एकदम साफ किया जाता है। फिर गहरी जुताई से मिट्टी की निचली परतें ऊपर आती हैं, जिससे जड़ों को फैलने और सांस लेने में मदद मिलती है। इसके बाद हैरो चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है ताकि बीज आराम से उग सकें। और आखिर में खेत को समतल करना ये पक्का करता है कि सिंचाई का पानी हर पौधे तक बराबर पहुंचे। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। हर किस्म की अपनी अलग ज़रूरत होती है। जो किस्में जल्दी पक जाती हैं, उन्हें पास पास लगाया जाता है, जबकि देर से पकने वाली किस्मों को फैलने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है। अच्छी पैदावार के लिए ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बुआई से पहले बीजों को एक तरह का सुरक्षा कवच पहनाया जाता है। पहला कोट होता है फफूंदनाशक का, जो उन्हें मिट्टी की बीमारियों से बचाता है। फिर उन्हें राइजोबियम जैसे बायो फर्टिलाइजर से लपेटा जाता है, जो पौधे को हवा से नाइट्रोजन लेने में मदद करता है। मतलब ये एक तरह से प्राकृतिक खाद का काम करता है। ठीक है, बीज तो बो दिए, लेकिन अब असली काम शुरू होता है, उन्हें पालने पोसने का। तीसरे खंड में हम जानेंगे कि अरहर के अच्छे विकास के लिए उसे सही पोषण और पानी कैसे दिया जाता है। ये टेबल एक बहुत ज़रूरी बात बताती है कि पानी की मौजूदगी पोषक तत्वों की ज़रूरत को कैसे बदल देती है। जिन फसलों को सिंचाई मिलती है, उन्हें लगभग 2 गुने उर्वरक की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि पानी होने पर उनकी बढ़ने की क्षमता और पैदावार की संभावना दोनों ही ज़्यादा होती हैं। इसलिए खाद का इस्तेमाल हमेशा पानी की उपलब्धता देखकर ही करना चाहिए। पानी तो देना है, लेकिन कब? सिंचाई में ना टाइमिंग ही सब कुछ है। पौधे की जिंदगी में 4 ऐसे अहम मोड़ आते हैं जो पानी की कमी उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अंकुरण के वक्त, कली बनते समय, फूल आने पर और दाना भरते समय। इन स्टेज पर पानी की कमी का मतलब है पैदावार पर सीधा असर। अब आते हैं अरहर की खेती की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर। फसल को आम खतरों से आखिर बचाया कैसे जाए? ये जो उकठा रोग है ना, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इसमें पत्तियां पीली पड़कर मुरझाने लगती हैं और इसका सबसे अच्छा इलाज है रोकथाम। बुआई से पहले बीजों का ट्रीटमेंट और खेत में नीम की खली का इस्तेमाल इस बीमारी को आने से रोकने में बहुत असरदार साबित होता है। और एक और बड़ा खतरा है स्टेरिलिटी मोज़ाइक रोग। ये एक वायरल बीमारी है। इससे पौधे बौने और झाड़ी जैसे हो जाते हैं और उनमें फूल या फलियां नहीं लगती। मतलब वो बांझ हो जाते हैं। क्योंकि ये एक पौधे से दूसरे में फैलता है, इसलिए जैसे ही कोई संक्रमित पौधा दिखे, उसे खेत से हटा देना ही सबसे अच्छा उपाय है। अब मिलिए इस कहानी के असली विलन से, फली छेदक, और इसमें भी खासतौर पर हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा।
ये कीट अरहर की फसल को सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि ये सीधा फलियों और दानों पर हमला करता है, जहां किसान की सारी मेहनत होती है। ये बार चार्ट दिखाता है कि ये कीट कितना खतरनाक हो सकता है। अगर सही से मैनेजमेंट ना किया जाए तो फली छेदक 80% तक फसल बर्बाद कर सकता है। मतलब सोचिए, किसान की 5 में से 4 लाइनें पूरी तरह खत्म। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि कीट प्रबंधन कितना ज्यादा जरूरी है। तो महीनों की मेहनत रंग लाई और अब वक्त है फसल काटने का। चलिए, अब हम खेती के आखिरी लेकिन बहुत ही अहम पड़ाव पर चलते हैं, कटाई और भंडारण। तो फसल काटें कब? इसका एक सीधा सा इशारा है। जब 80% फलियां पक जाएं और पत्तियां गिरने लगें, तो समझिए समय आ गया है। और ये टेबल ये भी दिखाती है कि सिंचाई की सुविधा होने और न होने से पैदावार में कितना बड़ा फर्क आ सकता है। ये किसानों के लिए एक बहुत ही काम की जानकारी है। लगता है कि फसल कट गई, काम खत्म, लेकिन नहीं, चुनौती अभी बाकी है। भंडारण के दौरान एक नया दुश्मन सामने आता है, दाल का घुन। ये छोटा सा कीट दानों को अंदर से खोखला कर देता है और महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो सवाल यह है कि इन सभी चुनौतियों से एक साथ कैसे निपटा जाए? इसका जवाब एक मॉडर्न और सस्टेनेबल सोच में है, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत प्रबंधन 4 खंभों पर टिका है। इसे एक टूलबॉक्स की तरह समझिए। इसमें पारंपरिक तरीके भी हैं, रोग प्रतिरोधी किस्मों को चुनना भी है, दोस्त फंगस का इस्तेमाल भी है और सिर्फ आखिरी उपाय के तौर पर रसायनों का सीमित इस्तेमाल भी शामिल है। इसका लक्ष्य है संतुलन बनाना, न कि सिर्फ एक ही हथियार पर निर्भर रहना। तो हमने बीज से लेकर बाजार तक अरहर की पूरी यात्रा देखी। ये दिखाता है कि जब इस प्राचीन दाल की खेती आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है, तो ये सिर्फ एक फसल नहीं रह जाती, ये किसानों की आय और हमारे पोषण की सुरक्षा का एक शक्तिशाली जरिया बन जाती है। सवाल बस ये है कि क्या हम इसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं?